अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिनियामीन शौकत। किसान की फसल आएगी साल में सिर्फ 2 मरतबा और बिजली का बिल आएगा साल में 12 मरतबा, और इतना आएगा कि शायद किसान दोनों फसलें बेचकर भी ये बिल अदा ना कर सके। जी हाँ, आजकल बिजली के बिल किसानों पर आसमानी बिजली बनकर गिर रहे हैं और किसान बेचारा बेबसी की तस्वीर बने किसी मसीहा के इंतजार में है। हिमसाया मुल्क समेत दुनिया के अक्सर ममालिक में या तो किसानों को मुफ्त बिजली फराहम की जाती है या इंतहाई कम कीमत में, लेकिन पाकिस्तान में अगर जायजा लें तो किसानों की सबसे बड़ी लागत इस वक्त बिजली के बिल ही हैं, जो किसान मुश्किल से ही अदा कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम इसी हवाले से हम देखेंगे कि पाकिस्तान में किसानों को इतनी महंगी बिजली क्यों दी जा रही है और दुनिया में क्या सिस्टम चल रहा है और पाकिस्तान में किस तरह बिजली सस्ती दी जा सकती है। सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल ज़राअत में ही किया जाता है, मगर पाकिस्तान में बेतहाशा बिजली महंगी होने के बायस हम ज़राअत को पानी से महरूम करते जा रहे हैं। हालिया सूरत हाल के मुताबिक बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल किसानों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। बिल अदा न करने के बायस हजारों किसानों पर मुकदमात चल रहे हैं, बिजली के कनेक्शंस काटे जा रहे हैं और ज़रई ज़मीनें वीरान होती जा रही हैं। ये मेरे हाथ में एक बिजली का बिल है और काश्तकार का नाम है मोहम्मद सलीम और कसूर बॉर्डर एरिया ये जगह है, और इनका टोटल रकबा जो है वो सिर्फ 12 एकड़ है और बिल आया हुआ है 15 लाख से भी ज़्यादा। इनसे पूछते हैं कि क्या चलाया इन्होंने, इतना बिल कैसे आ गया। बिजली का बिल इन्ने कमा देना बिकती इंसान ही मुंजी पिछले 10-12 दिन हो गए मैं सर कटाई है, उनका मुंजी का झाड़ 15 मन 20 मन आया है। 12 एकड़ जो बचदा की है 8 बच्चे पाले कि आपदा खर्चा करें या केड़े पासे जाइए। नहीं तो हो सकता है आपका मीटर खराब हो, इतना नहीं सर बिल्कुल मीटर भी ठीक है, बिल्कुल क्लियर है मीटर। जो यूनिट छसाते हैं उससे ज़्यादा पा देते हैं यूनिट, वो वहाँ मंडी को नहीं, SPO साहब के पास जाइए वो मंडे मुंडे को नहीं है, आपकी मर्जी करते हैं, कोई किसी दिन सुनता मंडे। कैसे अदा करेंगे? आप के पास फसल इतनी हुई है कि आप बिल अदा कर सकें? उसके बाद सर यही बात है कि अभी छोड़ देंगे, निके निके बच्चे लेके सड़कों पे हो जाएंगे और क्या करेंगे सर। इतना तो मिसाइल ही नहीं है, जितना मिसाइल हो भी अगर मुंजी भी नहीं हुई 12-15 मन एकड़ निकली है तो क्या करेंगे। बिल अगर आप नहीं अदा करेंगे तो ये कनेक्शन काट देंगे। ये काट देंगे। ठीक है, तो क्या आप जमीन बेचेंगे, क्या करेंगे? बस यही हाल है सर, इससे ज़्यादा तो हाल नहीं हो सकता। जमीन बेच देंगे, किसी मुल्क में निकल जाएंगे, बच्चे मंगल नाग पहनते। सर साढ़े 7 ही इंडिया है, तकरीबन 2 किलोमीटर से। अक्सर जिम्मेदारां की उधर बादशाह चलती रहती है, वो कहते हैं कि सानू 10-12 एकड़ 20 एकड़ तक सानू बिल आता ही नहीं था, साडा इधर लाखों के हिसाब आता है। जी सलीम, शुक्रिया। सिर्फ एक बॉर्डर का फ़र्क है जी, ये पाकिस्तान है और इससे चंद किलोमीटर के फासले पर हमारा हिमसाया मुल्क है, वहाँ बिजली मुफ्त है और यहाँ 15 लाख बिल है। तो जब हम मार्केट में अपनी इजनास लेके जाते हैं तो हुकूमती ओहदेदारान का कहना होता है कि इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक आपको रेट दिया जाएगा, जबकि सहूलियात तो किसी किस्म की इंटरनेशनल लोगों वाली नहीं है। इसलिए ये जो बिल हैं ये अब किसान की कमर तोड़ चुके हैं और मज़ीद तोड़ रहे हैं। ये एक ज़री ट्यूबवेल है, 4 इंच इसकी डिलीवरी है और 5 हार्स पावर की से मोटर लगी हुई थी, मगर अब इसका कनेक्शन मुनक़ता हो चुका है और ये ज़मीन जो है वो बिल्कुल वीरान पड़ी है, इसकी किसी किस्म की कोई काश्त नहीं हो रही। मोहम्मद अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, टोटल 9 एकड़ इनका रकबा है और बिल जो है वो 40 लाख रुपए है। 9 एकड़ रकबे के ऊपर बिल 40 लाख रुपए है। हो सकता है इतने यूनिट चले हों, मगर जो हमारे ओहदेदारान हैं, जो लेस्को वाले हैं, उनको ये तो देखना चाहिए कि 40 लाख की बिजली एक किसान ने कहाँ इस्तेमाल की होगी। इसके बावजूद इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और बिजली मुनक़ता हो चुकी है, मोटर बंद है और ज़मीनें वीरान पड़ी हैं। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या चलाया है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा इन्ना बिल की चलाया जी? कुछ भी नहीं जी, मोटे महल्ले वाले ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉਧਰ ਅਲੱਗਾ ਜੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਵੀ 4 ਘਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਵੋ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਟਰ ਅਲੱਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ?
पता नहीं गवर्नमेंट का जी है ये फिर सारा उन्हें अच्छा सुनिया कोई केसेस वगैरह चल रहे ने तंग कर रहे ने आके बड़े जी आते तंग करते हैं बिजली के बिल जो साढ़े को घर थी कोई नहीं है कि खाण वास्ते नहीं है उन्होंने बिल असी कितों दी जमीन है खाली पड़ी है जी अच्छा चाचा अनवर है जो बिल आ गए तो अदा करना पैना की करोगे उनके तो पिछला बिल सी वो जी मैं तारिया है तो 2 जानवर बेचते दे दिते हुण जी मेरे को होर चीज़ को नहीं बस आ 2 जानवर खड़े ने ये बेचते उन्होंने पूरा होंदा ते वो ले जाओ। जी बिल्कुल किसान का इस वक्त जो बिल है वो 40 लाख है और उसके पास ये जो जानवर खड़े हैं 2-3 उनका कहना है कि अगर हुकूमत ये जानवर ले के बिल पूरा कर ले तो कर ले हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है लेकिन ये सिस्टम ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। इस वक्त हमारे साथ चंद किसान मौजूद हैं जो विक्टिम हैं जो मुतासरीन हैं। ये ऐसे मुतासरीन हैं जिनके बिजली के बिल ज़्यादा आए हुए हैं, किसी के ऊपर केस चल रहा है और किसी के बिजली का कनेक्शन मुनक़ता हो चुका है और वो पानी की वजह से अपनी ज़मीन में खेती बाड़ी नहीं कर पा रहा। आइए चंद किसानों से जानते हैं कि क्या वजह है, इतना बिल क्यों आ रहा है। जी आप बताएं ज़रा। इस वक्त जो ज़राअत है मुकम्मल तबाह हो चुकी है, बिजली के बिल इतने भारी आ रहे हैं गरीबों को भी और किसानों को भी। वो अब उनके जो मोटरें हैं वो बंद होने को करीब आ गई हैं। अगर आपके ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे जैसा आप बता रहे हैं कि बंद होने के करीब हैं तो फिर ज़राअत कैसे होगी? फिर ज़राअत को ख़त्म कर देंगे, यही ऑप्शन है हमारा। आपको कितना बिल आया है? मेरी एक मोटर को 4 लाख बिल है, 2 मोटरें हैं तो फिर भी इतना बिल भारी आ गया है। तो दोनों का 4 लाख है या 4-4 नहीं 4 दोनों मोटरों का 8 लाख है। अच्छा आप बताएं आपको कितना बिल आया है? इस बार किसानों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, काफ़ी भारी भरकम बिल आ रहे हैं। किसी की मोटर का 5-5 लाख, 4-4 लाख, 7-7 लाख इस तरह आ रहा है। किसान कैसे पूरा करे क्योंकि ना फसल का कोई अच्छा रेट चल रहा है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो उनकी पहुँच से चीज़ें बाहर हो रही हैं। अच्छा आप बताएं जी, ये माइक उनको आगे दे दें। आप बताएं आपका कितना रकबा है, कितना बिल आया, क्या परेशानी है? किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी है, बल्कि ट्यूबवेल तो ट्यूबवेल है, जो घर के बिल हैं वो भी गरीब लोग जो हैं वो अदा नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा बोझ है कि जो गरीब हैं तबका किसानों का, उनका दिल चाहता है कि हम अपने आप को खुदकशी कर लें, जो इस्लाम में हराम है। अच्छा आप बताएं जी आपका कितना रकबा है और कितना बिल आया आपको? जी अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं सुनो टीवी का मशकूर हूँ, ये बल्कि ये पूरा इलाका मशकूर है। जो मिडिल तबका है ना ख़ास तौर पे वो पिस के रह गया है, तबाह बर्बाद होकर रह गया। हालांकि ये मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और जो हमारी पॉलिसियाँ हैं वो किसान दुश्मन है। गंदम के साथ क्या हुआ है, 6 महीने ज़मींदार मुशक्क़त मेहनत करता है, 6 माह की फसल है और उसको कोई ख़रीद नहीं रहा। 6 महीने मेहनत की, अपने हक हलाल की रोज़ी, और वो हम दर बदर फिर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी गंदम इसलिए नहीं खरीदी जा रही, किसानों की गंदम इसलिए नहीं खरीदी जा रही कि अपने इस्तेमाल की गंदम हम बैरून ममालिक से इंपोर्ट कर चुके हैं, जबकि हमारे पास बम्पर क्रॉप आने वाली थी। बहरहाल मज़ीद लोगों से जानते हैं कि क्या मसला है। आप बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मसला ये है बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि किसानों की जो ज़रूरी अशिया है उनको कम कीमत में फ़रोख्त करे, जो किसानों की चीज़ें हैं उनको थोड़ी सी महंगी खरीदें। इसकी वजह से किसान थोड़ा सा खुशहाल ये तो आप अपना फ़ायदा सोची जा रहे हैं। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। हाँ अच्छा चलें, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। ये घर का आपका 52,000 रुपये क्या चलाते हैं घर में? कुछ भी नहीं है, ये लाइट AC लगा हुआ है? ना AC भी नहीं लगा, कोई फैक्ट्री लगाई हुई है? कुछ भी नहीं है, फैक्ट्री भी नहीं। आप चेक तो 52,000 बिल कहाँ से आ गया? ये देख लें आप, महंगा इतना बिल आ रहा है गरीबों को। काफ़ी वहाँ में हमारे इधर गांव के लोग हैं जो काफ़ी बिल 20-25,000 30,000 बिल आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिल है जी। एक डोमेस्टिक यूनिट का बिल जो है वो 52,000 और ये कह रहे हैं कि इनके घर में सिर्फ 2 पंखे चलते हैं और चंद लाइट्स हैं। तो लेट्स सी। जी भाई आप बताएं। हमारे तकरीबन कोई 65 यूनिट हैं एक माह के और बिल तकरीबन आया 28,000 65 यूनिट के 28,000। जी जी और किसी का ट्यूबवेल? जी आपका क्या मसला है? हमारा ट्यूबवेल था और बिल आया काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 8 लाख। तो कुछ 8 लाख? अच्छा कितना रकबा है जिस पे 8 लाख बिल आया? तकरीबन हमारा 5-6 एकड़ बस। 6 एकड़ पे 8 लाख रुपए बिल। ये देखें, ट्रांसफार्मर भी ले गए। ये सूरत हाल है जी। ये जो 6 एकड़ रकबे वाले साहब हैं इनका इस वक्त बिल 8 लाख रुपए है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक बड़ी इंडस्ट्री में बिजली का बिल आता है 8 लाख 10 लाख। बहरहाल ये किसानों के बस की बात नहीं है इतने बड़े बिल पे करना। और इस वक्त अगर किसानों से
सबसे बड़ा मसला पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि बिजली के जो बिल हैं वो उनके लिए दर्द सर बन चुके हैं। पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी के मरकजी चेयरमैन सरदार मुबशर मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि बिजली के बिलों के ऊपर जो किसानों के साथ जुल्म हो रहा है उसका आखिर सद्देबाब कौन करेगा। अस्सलाम वालेकुम। बस हाँ जी, पैथेटिक किस्म की जो टेंडेंसी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पिछले 75-76 सालों से इसी सेक्टर को, जो इकोनॉमी को एक मेजर चंक देता है जीडीपी की फॉर्मेट में, उसी को निगलेक्ट किया जा रहा है। तो जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं माजी को देखें और जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर है, दिस इज़ क्वाइट पैथेटिक। और मेरा ख्याल है कि ये लम्हा फिक्रिया है गवर्नमेंट हुकूमत वक्त के लिए। सरदार साहब ये बताएं कि हमने देखा कि 10 एकड़ रकबा है और 20 लाख बिल आया हुआ है, 5 एकड़ रकबा है 2 लाख बिल आया हुआ है, फसल जो है वो साल में 2 दफ़ा आनी है, बिजली का बिल हर महीने आना है। तो यूँ लगता है कि जैसे किसान शायद इसमें से कुछ सोना उगल लें। तो किसान इस पोजीशन में हैं कि इतना बिल पे कर सकें? देखिए, जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं मतलब इधर जो देहात का, मैं खुद देहात में पैदा हुआ, मुझे पता है, मैं ग्रास रूट का आदमी हूँ। जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे लाई ये कर रही है कि जो किसान है, किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना सर, वो मल्टी फोल्ड वो इंक्रीज़ हुई है। और जो इनपुट्स जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेटिंग है, मतलब कि वो कीमतें उनकी आसमान को छू रही हैं। तो ये चीज़ें मेरी समझ से बालातर हैं, क्योंकि अगर आप किसान को उसकी प्रोड्यूस जो है उसको वैल्यूएबल ही नहीं बनने देंगे, आप उसके प्रॉपर रेट्स ही नहीं देंगे। कि देखिए, अगर रेट एक प्रॉपर दे दिया जाए ना, और तो हज़ारों चीज़ें हैं मेरे पास जो एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी है जो उनके इश्यूज़ हैं, लेकिन एक प्रॉपर रेट देना हुकूमत वक्त की प्रॉपर जिम्मेदारी। और मैं सर आपको ये कोट करता हूँ, इधर मेरी लेफ़्ट साइड पे जो दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है, और इंडिया के जो फार्मर्स हैं, मैं उसको कोई खुशी से नहीं कोट कर रहा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वहाँ के जो फार्मर हैं वो बिल्कुल फाइनेंशियली खुशहाल, और गवर्नमेंट उनको लुक आफ्टर करती है। और गवर्नमेंट वहाँ पे ना सिर्फ वीट बल्कि जो दूसरी अजनास है उनके रेट्स भी गवर्नमेंट तय करती है। हल क्या है? बिल तो बहरहाल आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं और किसान एहतजाज भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कोई असर होगा इस एहतजाज का? जो अनजस्टिफाइबल टैक्सेस हैं, अगर मैं उनको गिनूँ तो बिल में इस वक्त जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी या जो मैं एज ए किसान आपको कहूँ कि 9 से 10 टैक्सेस हैं जो बिल में आ रहे हैं। उसमें एक है फर्दर टैक्स। मुझे ये बताएं कि दुनिया के किसी भी, अगर हम जो जार्गन है, वर्ड्स हैं, अगर उनको डिफाइन करें तो मैं फर्दर टैक्स दुनिया के किसी भी यूटिलिटी बिल में मुझे नहीं लगता कि कोई फर्दर टैक्स नाम की कोई चीज़ होगी। आप पाकिस्तान में देखें कि वैसे ये फर्दर टैक्स है क्या जो ओवर बिलिंग करनी है फर्दर टैक्स में डाल दें? मेरा ये ख्याल है कि फर्दर टैक्स एक एम्बिगुअस किस्म की टर्मिनोलॉजी है जिसको डिफाइन नहीं किया गया हुआ, जिसके खाते में आप जितना गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, जितना नेपरा ने लॉसेस करने हैं, उसकी नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कंपनीज ने लॉसेस करने हैं, वो सारे लॉसेस को आपने कवर करना है फर्दर टैक्स के जरिए। आप अनजस्टिफाइबल टैक्सेशन से, ओवर बिलिंग से, और इस इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड जब अपनी हाइट पे है, तो आप ओवर बिलिंग से लोगों का खून चूस रहे हैं। ये खुदा रहा, इस चीज़ को आप ख़त्म करें। सर, आपको पता है हमारे मुल्क में जो बिजली का पैदावारी निज़ाम है वो IPPs की बेस पे चल रहा है, और हुकूमत कह रही है कि ये उनके अखराजात हैं जो हम ले रहे हैं। तो फिर हुकूमत के पास भी कोई हल तो नहीं है ना, और क्या करें? देखें, इसका सिंपल सोल्यूशन जो मैं आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ या एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बता सकता हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट जो है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो IPPs के इर्रेशनल मुआहदा जात हुए हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ज़रूरत, बिजली ज़रूरत के इस्तेमाल के लिए जो ज़रूरत है वो मेरा ख्याल है 22 से 30 हज़ार मेगावाट। तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे लोग? सर, मैं उसका बताता हूँ। देखें, 22-23 हज़ार इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए। इस वक्त हमारी 48,000 इंस्टॉल कैपेसिटी है ड्यू टू IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। जब IPPs के साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट, हमने 48,000 इंस्टॉल कैपेसिटी क्या करनी जब हमारी ज़रूरत 23 या 24 हज़ार मेगावाट है। हमें अपनी जो पहली, जिस तरह के 2000 CPEC आया 2014-15 में, उससे पहले चले हमारे पास बिजली के इश्यूज़ थे। उसके बाद हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 23-24 हज़ार पहुँची। 23-24 हज़ार हमारे लिए एम्पल है। हमें जो इससे एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी है जो हम IPP से ले रहे हैं, और हम ले भी नहीं रहे, हम उनसे बिजली नहीं ले रहे, हमने उनसे एग्रीमेंट्स किए हैं, और उस एग्रीमेंट्स की वजह से हम उनको फिक्स जो पेमेंट है वो दे रहे हैं। और उस फिक्स पेमेंट देने, आपको नहीं लगता कि ये जो एग्रीमेंट हुए हैं ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है कि एक चीज़ हम बाई नहीं कर रहे और उसका पे कर रहे हैं? I would say this is more than criminal negligence.
क्रिमिनल नेग्लिजेंस में तो हम एक चीज़ को डिफाइन कर लेते हैं कि ये उसकी बाउंड्रीज है, ये उससे भी ज़्यादा कोई जो वाइडर टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ करनी चाहिए। देखिए, जो चीज़ हम यूज़ ही नहीं कर रहे, जो मेरे यूज़ में नहीं है, जो पाकिस्तानियों के यूज़ में नहीं है, उसके कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस आप क्यों दे रहे हैं? आपने जो ट्रीटी जो भी करनी होती है, जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करने होते हैं, उसमें आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना होता है। आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि आप गरीब इकानमी, आपका डेवलपिंग कंट्री है, हमें इतने जाके हाई प्रोफाइल मुआहदात करने की हमें ज़रूरत ही क्या है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे क्यों किया गया था, ये एक सवाल है। मेरा ख्याल है इसमें, मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि जी ये वेस्टेड इंटरेस्ट, जो कई लोगों की वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, या जो पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, या जो पाकिस्तान के बड़ी मछलियाँ हैं, या जो वो बिग गन जिसको हम बोलते हैं, हाई अप्स बोलते हैं, ये वो उन लोगों की मिली भगत से ये पाकिस्तान की जो आवाम है, इसका जो खून रहता सहता वो निचोड़ने की ये काविश है। अगर हुकूमत ये सब नहीं करती, और ऑब्वियसली जिस तरह बाकी तबके पाकिस्तान के मुतासर हो रहे हैं, किसान भी इससे मुतासर हो रहा है, घरेलू सतह पर भी और कमर्शियल ट्यूबवेल चला कर भी, तो आपकी पार्टी का क्या स्टांस होगा इसके? पाकिस्तान की जो दीगर जिस तरह लोग सड़कों पर निकले हुए, पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी भी सड़क पे निकलने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, और हम अपनी जो सिंध की हमारी जो पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी की तंजीम है उसको भी एक्टिव करेंगे, और पंजाब में जितनी हमारी प्रेजेंस है हम उसको एक्टिवेट करेंगे। इस तरह हम बिल्कुल चुप करके नहीं बैठेंगे और हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे। एहतजाज हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जी सरदार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हुकूमत को IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, ताकि किसानों के साथ साथ जो दीगर तबके हैं उनको भी सस्ती बिजली मुहैया हो सके। बिजली पर चलने वाले ज़री ट्यूबवेल्स का बिल ज़्यादा आने की वजह से अब किसानों के सब्र का पैमाना लबरेज होना शुरू हो चुका है। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इन बिलों के खिलाफ किस किस शहर में किस तरह एहतजाज हो रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बारिश के अलावा इस वक्त किसानों के पास ज़री ज़मीन को सैराब करने के 4 मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें सरफहरिस्त बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल, और उसके बाद सोलर ट्यूबवेल और नहरी पानी, और इसके अलावा डीजल पर चलने वाले इंजन। मगर इस वक्त अगर सूरत हाल देखी जाए तो ये पांचों ज़राए किसान की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। आइए देखते हैं इन पांचों ज़राए में क्या फ़र्क है और क्यों इनका पानी किसान की पहुंच से बाहर हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक नहर का पानी फसलों के लिए सबसे बेहतरीन जरिया समझा जाता है, मगर हमारे यहाँ नहरी निजाम तो मौजूद है, मगर डैम्स कम होने के बायस नहरों में पानी कम आता है और टेल पर पानी भी नहीं पहुँच पाता। जहाँ पानी दस्तयाब भी होता है वहाँ 10 से 15 मिनट फी एकड़ पानी फ्राहम किया जाता है, जिससे एक कनाल ही मुश्किल से सैराब होती है। इसलिए सिर्फ नहरी पानी ज़री जमीनों के लिए नाकाफी होता जा रहा है। दूसरा बड़ा जरिया डीजल इंजन से ट्यूबवेल चलाकर खेतों को सैराब करना है, मगर इस वक्त डीजल की फी लीटर कीमत भी 266 रुपए है, जिसका खर्चा 1000 रुपए तक आता है और मौसम गर्मा में हर तीसरे चौथे दिन फसलों को पानी लगाना पड़ता है। इसलिए डीजल भी किसान अफोर्ड नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद नहरी निज़ाम पाया जाता है, जहां से बाआसानी सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। यानी दुनिया भर में पन बिजली ही बिजली पैदा करने का सबसे सस्ता और आसान जरिया है, मगर हम इंपोर्टेड ईंधन से महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। दुनिया के अक्सर ममालिक में किसानों को या तो सस्ती बिजली दी जाती है या बिल्कुल मुफ्त बिजली फ्राहम की जाती है। आइए देखते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बिजली की क्या कीमत है और पाकिस्तान में किसानों को किस रेट पर बिजली मुहैया की जा रही है। ज़रई सारिफ हो, इंडस्ट्रियल सारिफ हो या घरेलू सारिफ, पाकिस्तान खित्ते में बिजली बेचने वाला सबसे महंगा मुल्क बन चुका है और महंगाई भी 1-2 गुना नहीं कई गुना तक है। पाकिस्तान के हिमसाया ममालिक में बिजली की कीमतों का पाकिस्तानी करेंसी में जायजा लें तो भारत में फी यूनिट कीमत सिर्फ 17 रुपए, जबकि छोटे किसानों के लिए 10 घंटे तक यही बिजली मुफ्त फराहम की जाती है। नेपाल में 1 यूनिट का रेट 18 रुपए, बांग्लादेश में 16, अफगानिस्तान में 18, ईरान में 10 रुपए फी यूनिट, जबकि वतन अजीज पाकिस्तान में बिजली सार्फिन को 1 यूनिट 72 रुपए तक में मिल रहा है।
इस वक्त हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए किसान बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल का ज़्यादा बिल आने की वजह से एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज अब मुल्क भर में फैलता जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में किसान एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। अगर उन्होंने हमारे मसले हल ना किए तो किसान मुतहद हो चुके हैं। जो हमने जलसों के ऐलान किए वो इसलिए किए इनको पता चल जाए और उसके बाद हम लाहौर का घेराव करेंगे। तमाम तर हालात की जिम्मेदारी इस करप्ट सिस्टम पर होगी, इस हुकूमत पर होगी जो किसानों के मजदूरों के मसले हल करने की बजाय अवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। ये थे बिजली पर चलने वाले ज़री ट्यूबवेल की ओवर बिलिंग के हवाले से किसानों के एहतजाजी मुजाहरे जो मुख्तलिफ इलाकों में किए जा रहे हैं, जिनका सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है। आइए अब आपको हसीब अनवर के पास लिए चलते हैं जो किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। उनसे पूछते हैं कि बिजली के ओवर बिलों के ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है। इस वक्त पाकिस्तान का काश्तकार अपने मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। बिजली के बिलों के अंदर रिकॉर्ड इजाफा और बेशुमार टैक्सेस की वजह से काश्तकार की रही सही जो कसर थी वो भी पूरी हो चुकी है। गंदम की इमदादी कीमत जो कि हुकूमत ने 3,900 रुपये रखी थी, काश्तकार को आज भी मार्केट के अंदर 2600-2700 रुपया उसी गंदम का मिल रहा है, जबकि उसने गंदम के ऊपर आने वाले खर्चे को 3,900 रुपये फी मन के हिसाब से खर्चा किया था। उसके बाद अगली जो फसल काश्त हुई थी वो चावल की काश्त हुई थी। मौसमियाती तब्दीलियों और नाकिस बीज की वजह से काश्तकार ने ख़ास तौर पे जो हाइब्रिड चावल लगाया था और वो अगर कोई काश्तकार उसकी 100 मन पैदावार एक्सपेक्ट कर रहा था तो 100 मन के बदले में उसकी पैदावार 50 से 60 मन के करीब आई है। पिछले साल उसको यही रेट 3400 से 3500 रुपये मिला था और इस साल तकरीबन ये रेट 2200 से 2400 रुपये है। एक तो पैदावार कम हुई, ऊपर से रेट कम हो गया। इस वक्त चावल का काश्तकार फी एकड़, खास तौर पे वो लोग जिन्होंने ज़मीनें ठेके पर ली हुई हैं, वो तकरीबन 1 लाख रुपया फी एकड़ नुकसान में जा चुके हुए हैं। रही सही कसर बेतहाशा बिजली के बिलों ने पूरी कर दी है। आज से 1 साल पहले जो ट्यूबवेल का बिल 1 से 1.5 लाख या 2 लाख रुपए आता था, वो ट्यूबवेल का बिल अब 6 से 7 लाख रुपए से भी तजावज कर चुका है। अब काश्तकार के पास कोई सकत ही नहीं रह गई कि वो बेतहाशा और जालमाना तरीन ट्यूबवेल के बिल जिसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और दीगर टैक्सेस शामिल हैं वो पे कर सके। पाकिस्तान में ज़्यादातर बिजली के मुआहदे जो IPPs के साथ हुए हैं, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले भी यही IPPs ही थी। तब काश्तकार को अगर 8 रुपये का रेट दिया जा रहा था तब भी इन्हीं IPPs से बिजली खरीद कर ही दिया जा रहा था। आज अगर इस काश्तकार को 70 रुपये यूनिट 80 रुपये यूनिट इन्हीं IPPs के नाम पर इकट्ठा किया जा रहा है तो ये उसके साथ सरासर जुल्म है। मैं हुकूमत वक्त से ये अपील करता हूँ कि ज़राअत को ज़िंदा रहने दें। हमारे मुल्क ज़राअत हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। आपने और आपकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से ये रीढ़ की हड्डी टूट गई है। हमारे मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट पहले ही नहीं होती थी। इस साल चावल के काश्तकार की वजह से हमने सालाना $4 अरब का चावल एक्सपोर्ट किया। लेकिन अगर आपकी यही पॉलिसीज रही तो आने वाले वक्तों में हमें चावल एक्सपोर्ट नहीं बल्कि इंपोर्ट करना पड़ेगा। आने वाले सालों में गंदम का काश्तकार है वो गंदम की फसल कम काश्त करेगा क्योंकि उसकी पिछले साल की फसल ही नहीं बिकी। अभी तो वो पिछले साल की फसल लेकर बैठा हुआ है। पानी बिजली से बनाएं, कोयले से बनाएं, क्रूड ऑयल से बनाएं या फिर IPP से खरीदें, किसान को इससे कोई सरोकार नहीं। किसान का एक ही मुतालबा है कि बिजली सस्ते दामों फराहम की जाए। सस्ती बिजली से ही पूरे मुल्क की आवाम को सस्ता अनाज मिल सकता है, वरना अनाज की कीमतें या तो बढ़ जाएंगी या किसान अनाज उगाना शुरू कर देगा। और माहिरीन के मुताबिक जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जब तक IPPs के मुआहदों को रीडू नहीं किया जाता तब तक हम सस्ती बिजली हासिल नहीं कर सकते और किसानों को भी सस्ती बिजली फराहम नहीं की जा सकती।
पानी आ नहीं रहा, बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल के बिल किसान अदा नहीं कर सकते और डीजल भी 300 के करीब पहुंच चुका है, यानी डीजल इंजन भी चलाया नहीं जा सकता। एक वक्त था जब पानी की लागत इंतहाई कम हुआ करती थी, मगर अब खाद बीज सब पीछे रह गए हैं, पानी की लागत सबसे ऊपर जा चुकी है और इसके साथ साथ किसानों के सब्र का पैमाना भी लबरेज होना शुरू हो चुका है। इससे पहले कि हालात कंट्रोल से बाहर हों, हुकूमत को चाहिए कि किसानों के बिजली के बिलों पर संजीदगी से सोचें। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आप सबका फेवरेट सेगमेंट किसानों के सवाल और हमारे जवाब और इस हफ्ते का ज़रूरी बिजनेस मॉडल। स्टे विद अस। ज़रूरी सवाल जवाब सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में आपके ज़रूरी सवालों के जवाब दिए जाते हैं और आपके मसाइल के हल पेश किए जाते हैं। आइए देखते हैं कि आज का सबसे पहला सवाल कौन सा है। मेरा सवाल वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन साहब के लिए है कि आप भी एक काश्तकार हैं। इस वक्त जो मुंजी का रेट चल रहा है, कि आपको लगता है कि इस हालात में किसान जिंदा रह सकते हैं? बुनियादी तौर पर सवाल वज़ीर ज़राअत साहब से किया गया है, जवाब भी आशिक हुसैन किरमानी साहब ही देंगे, लेकिन मैं थोड़े से फैक्ट्स बताना चाहता हूँ और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि गुज़श्ता साल चावल की जो कीमत है, हाइब्रिड धान की कीमत, ये 3500 से 4000 के दरमियान में ट्रेड करती रही है और इस साल पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर्स हैं राइस के, उनके पास ऑर्डर्स भी ज़्यादा हैं। हमारे पास चाइना के बाद अब थाईलैंड, इंडोनेशिया और बाकी 2-3 ममालिक से ऑर्डर आ चुके हैं, यानी चावल पहले से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। लेकिन बदकिस्मती से इस साल जो मिडल मैन है वो किसान को चावल की कीमत पूरी नहीं दे रहा, मूंजी की कीमत पूरी नहीं दे रहा। 2000 से 2200 के दरमियान में ट्रेड हो रही है। तो खुदारा किसान को मरने से बचाएं, इसकी कीमत ठीक करवाएं। कम से कम कीमत इसकी 3500 रुपये होनी चाहिए, तब किसान को जाके कुछ फ़ायदा होता है। मेरा सवाल ये है कि इस टाइम मकई काश्त की जा सकती है? मकई अगर आप पकावी लगाना चाह रहे हैं, यानी दाने के लिए, ग्रेन के लिए मकई लगाना चाह रहे हैं, तो अब वक्त गुजर चुका है। और साइलिश के लिए लगाना चाह रहे हैं, तब भी बड़ी मुश्किल से आपके पास वक्त है। 2-4 दिन में लग जाए तो बेहतर है, पक सकता है, लेकिन रिस्क पे है। अगर आखिरी दिनों में जाके, यानी जो सर्दी है वो थोड़ा जल्दी आ गई, टेम्परेचर जल्दी नवंबर में ही कम होना शुरू हो गया, तो फिर साइलिश के लिए भी दाना मकई का तैयार नहीं होगा। इसलिए रिस्क है। चारे के लिए लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वरना अब मकई का बुनियादी तौर पर वक्त जो है वो गुजर चुका है। मैंने 7 एकड़ कपास काश्त की हुई है, जो कि बारिश की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है, इस वजह से वो फसल पीली हो रही है। क्या करना चाहिए? सबसे पहला जो काम है करने वाला, वो इसमें से पानी निकालें, किसी तरीके से भी निकालें। छोटी मोटर लगाएं या बाल्टियों से निकालें, या अपनी ज़मीन के 2 कोनों में गड्ढा खोदें 10 फीट का, ये पानी ज़मीन में चला जाएगा। दूसरे नंबर पे आपने जो काम करना है वो अपनी फसल के ऊपर 2% यूरिया, यानी एक टैंकी में आधा किलो यूरिया डालकर अपनी जो फसल है उसके ऊपर स्प्रे कर दें। अगर मुमकिन हो तो इस यूरिया खाद में फी टैंकी 1/4 हिस्सा जिब्रेलिक एसिड की टिक्कियाँ डाल लें, यानी 1 टिक्की 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। किसान भाइयों, ये थे आज के 3 मुंतखब सवाल। हमारे पास दर्जनों सवाल आते हैं जिनका ऑफियर जवाब दे दिया जाता है, और जो चंद मुंतखब सवाल होते हैं जो ज़्यादा किसानों ने पूछे होते हैं वो हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आप भी अगर कोई ज़रूरी मसला आपको दरपेश है तो जो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, इसके ऊपर छोटी सी 1 मिनट तक की वीडियो भेजें और उस वीडियो का आपको जवाब भी मिलेगा, और अगर आपका सवाल मुंतखब हुआ तो उसको प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया जाएगा। ये था आज का प्रोग्राम। आइए अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। इस हफ्ते का ज़रूरी बिजनेस मॉडल देखते हैं क्या है। अस्सलामुअलैकुम। किसान के नाम ज़रूरी बिजनेस मॉडल के साथ मैं हूं अरीबा तारिक। आज के ज़रूरी बिजनेस मॉडल में हम बात करेंगे मुर्गी फार्मिंग पर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियां आने वाली हैं, अंडे और मुर्गियों की डिमांड में इजाफा हो जाएगा। अंडे बच्चे और बड़े दोनों बहुत शौक से खाते हैं, इसी तरह अंडे की कीमत में भी इजाफा हो जाता है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे फार्मर से करवाएंगे जो कि इस सेटअप को सक्सेसफुल तरीके से रन कर रहे हैं। उनके इस सेटअप पर कितने अखराजात आए और वो इस सेटअप से माहाना कितना मुनाफा कमा लेते हैं, आज के सेगमेंट में आपको बताएंगे। इस वक्त मेरे साथ उमर सज्जाद साहब मौजूद हैं जो कि घर में ही ये सेटअप रन कर रहे हैं। मजीद उनसे जानेंगे।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको ये सेटअप शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया और कितने एरिया में आप रन कर रहे हैं? मैंने बचपन से ही कुछ ना कुछ चूज़े पाले, इस तरह फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया मैंने ये रखना शुरू करती है। जी ये बताइएगा कि इस वक्त आपने कितनी मुर्गियाँ रखी हुई हैं और आपके पास कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है? इस टाइम मैंने 60+ मुर्गियाँ रखी हुई हैं और मेरे पास टोटल 4 ब्रीड की मुर्गी हैं। उनमें सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, ये क्या ऑस्ट्रेलोप हेरिटेज है और ये इनमें 3 कलर आते हैं, एक ब्लू आता है, ब्लैक आता है और स्प्लैश कलर का आता है और इसके अलावा वाइट कलर भी आता है जो कि बहुत कम लोगों के पास है इस टाइम पाकिस्तान में। कितने अरसे में चूज़ा जो है मुर्गी बनता है और अंडे देने के काबिल होता है? देखें, अगर गोल्डन मिस्री की बात की जाए, वो अगर आप डे ओल्ड चूज़ा लेकर आते हैं उसे कम से कम भी 6 मंथ लग जाते हैं। अगर आप अच्छी फीड देते हैं 5.5-6 मंथ लग जाते हैं, वो मुर्गी अंडा देना शुरू कर देती है। ये सेटअप जो आप रन कर रहे हैं इसके ऊपर पर मंथ आपके कितने अखराजात आते हैं और पर मंथ ही आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं? देखिए, इसकी पर मंथ हमारी फीड लग जाती है 2 बोरियाँ 100 kg और ये अपना एक्सपेंस निकाल के 40 से 50,000 इस पे प्रॉफिट आ जाता है। तो आप ये प्रॉफिट अंडों की सूरत में लेते हैं या चूज़ों की सूरत? देखें, ये प्रॉफिट दोनों की सूरत में लिया जाता है। जो इंसान हमें अंडे का कहता है हम उन्हें अंडा बेच देते हैं, जो हमें चूज़ा कहते हैं हम उन्हें चूज़ा निकलवा के बेच देते हैं। जो न्यू फार्मर ये बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, आप उसको क्या सजेशन देंगे? देखिए, मैं उन्हें सजेशन ये दूंगा, इंसान को सबसे पहले गोल्डन मिस्री से स्टार्ट लेना चाहिए क्योंकि वो थोड़ी कम रेंज में आती हैं मुर्गियाँ और आपको बीमारियों के बारे में पता चल जाता है। जब आप गोल्डन मिस्री रखते हैं, यहाँ ये कि आप महंगे जानवर ख़रीदें, बाय करें, उन्हें रखें, आपको बीमारी का पता ना हो तो वो मोर्टेलिटी होती है, आपको नुकसान हो जाता है। 5-6 मुर्गियाँ रख के देखें क्या वो उन्हें संभाल सकता है, क्या वो उनकी केयर कर सकता है, उसके बाद वो मज़ीद काम आगे स्टार्ट करें। मुर्गियों के इस फार्म पर मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए आप क्या इंतजाम? देखें, सबसे पहले जब ये छोटे चूज़े होते हैं इन्हें सबसे पहले वैक्सीन करनी पड़ती है NDIP करने के 21 डेज़ बाद एक वैक्सीन होती है एंडी लसूटा, वो करनी चाहिए। फिर उसके 21 दिन बाद एक और वैक्सीन आती है, आई थिंक गुमरो नाम की, तो वो करनी जाती है। उसके बाद आपके जो जानवर होते हैं ना, वैक्सीन की वजह से सेव रहते हैं। अगर कोई बीमारी लग भी जाती है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, वो बच जाते हैं। कोई शख्स ये कारोबार शुरू करने वाला है तो उसको कितना रकबा चाहिए कारोबार शुरू करने के लिए? देखें, कारोबार आप के जानवरों पे डिपेंड करता है, आपके पास कितना रकबा है। अगर आपके पास ज़्यादा रकबा है तो आपके पास ज़्यादा जानवर आप रख सकते हैं। अगर कोई 3-4 मरले है, आप छत पर 20, 25, 30, 35 ईजीली रख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया उमैर साहब आपका। तो मुर्गी फार्मिंग पर हमने तमाम तफसीलात आपको दे दी हैं। ये एक मुनाफा बख्श कारोबार के तौर पर साबित हो सकता है। इस सेटअप को रन करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर भी ये सेटअप रन कर सकते हैं। अगर आप भी कोई ज़रिए बिजनेस रन कर रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपना बिजनेस मॉडल शेयर करें। इसी के साथ अरीबा तारिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।